मायके की पॉलिटिक्स। अरे भैया ये कैसी शॉल दिखा रहे हो आप? बढ़िया क्वालिटी में दिखाओ ना। देख नहीं रहे हो कितनी ठंडी पड़ रही है? ऐसी शॉल दिखाओ जिसे ओढ़कर कश्मीर में भी पसीना आ जाए। ऐसी बात है तो फिर ये देखिए मैडम, ये कश्मीरी पश्मीना है। इसे ओढ़कर 80 साल के बूढ़े के शरीर में भी 20 साल के लड़के जैसी गर्मी आ जाएगी। आप छू कर देखिए तो सही। क्या बात कर रहे हो? मेरे पापा की उम्र भी 80 साल की है। इसका मतलब ये परफेक्ट शॉल है पापा के लिए। क्या कर रही हो मीरा? देख रही हो इस शॉल का प्राइस कितना है? 10,000 की शॉल है ये। क्या ज़रूरत है 10,000 की शॉल देने की? शॉल तो 500 की भी मिलती है ना। वैसे भी उन्हें कौन सा याद रहने वाला है कि शॉल कौन लेकर आया। 10 मिनट पहले की बात तो उन्हें याद नहीं रहती, और तुम सोच रही हो कि पापा को तुम्हारा गिफ्ट याद रहने वाला है। मुझे लगता है कि इस बार तो वो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। कभी तो अपने मुंह से कुछ अच्छा निकाल दिया करो सुधांशु, और अपनी बीवी को इतना गया गुजरा समझने की भूल मत करना। अरे सब ठोक बजाने के बाद ही इतना खर्च कर रही हूँ। आप समझते नहीं हो, जब कुछ बड़ा पाने की इच्छा हो ना तो छोटी छोटी कुर्बानियों की गिनती नहीं करते। तुम ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो। याद है ना, तुम त्रिलोकनाथ प्रजापति की बात कर रही हो। तुम्हारे पिताश्री त्रिलोकनाथ प्रजापति ने करोड़ों की दौलत होते हुए भी कभी किसी के हाथ में एक चवन्नी नहीं रखी। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ये शॉल उनसे वो करवा देगी जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ। सुधांशु, मुझे पूरा यकीन है इस बार पापा गच्चा नहीं देंगे। देख रहे हो ना, लगातार उनकी तबीयत कई सालों से ख़राब चल रही है। अब तो उन्हें यकीन हो गया है कि ये उनका आखिरी समय है, इसलिए इस बार उन्होंने सबको अपने पास बुलाया है। पत्नी की इतनी सीरियस बात सुनकर सुधांशु की हंसी छूट जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा दामाद है जो एक बुजुर्ग के अंतिम दिनों की बात करके ऐसे खिलखिलाकर हंस रहा है। तो ज़रा ठहरिए, पूरी बात जाने बगैर राय मत बनाइए। त्रिलोकीनाथ प्रजापति जैसा भारी भरकम नाम वैसे ही भारी भरकम आसामी। कहने का मतलब है प्रजापति साहब के पास खूब माल है। पुश्तैनी हवेली, खेत खलियान, गहने, बैंक बैलेंस, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे भरे पूरे बैंक बैलेंस वाले त्रिलोकीनाथ के 4 बच्चे हैं, 2 सुपुत्र और 2 सुपुत्रियाँ। सभी शादीशुदा हैं और अपने अपने गृहस्थ जीवन में भरपूर आनंद से हैं। लेकिन जब बच्चों को पता हो कि बाप के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो ये आनंद कब कलेश में बदल जाता है पता नहीं चलता। त्रिलोकीनाथ के पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन दौलत से ऊंचे थे उनके उसूल और आदर्श, और उससे भी ऊंची थी उनकी ज़िद। इसलिए जब बेटे और बेटियों की शादी ब्याह का समय आया, न तो उन्होंने अनावश्यक खर्च किया और अपने उसूलों के अनुसार दहेज का लेन देन भी नहीं किया। इस प्रकार उनकी सारी दौलत उनके खातों में सुरक्षित इठलाती रही, और उस दौलत को देखकर चारों बच्चों के दिल में टीस कस मसाती रही। देख रही हो दीदी, मिडिल क्लास लोग भी अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करते हैं। गाड़ी घोड़ा रुपया गहना जितना बन पड़ता है देते ही हैं। और एक हमारे पिताजी हैं, 2 जोड़ी कपड़ों में मायके से विदा कर दिया हमें। हम तो मिडिल क्लास से भी गए गुजरे हो गए। क्या क्या अरमान सजाए थे। अपनी शादी में पापा से रोल्स रॉयस गाड़ी लूँगी, डायमंड सेट, डिज़ाइनर लहंगा, उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग। लेकिन हुआ क्या, अपने आंगन में तंबू लगाकर फेरे पड़वा दिए पापा ने, और दहेज देने के नाम पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बिल्कुल सही कह रही है छोटी तू। पापा ने जब दोनों भाइयों की शादी में दहेज लेने से इनकार किया तो मुझे यही लगा था कि शायद पापा के पास दौलत बहुत है, इसलिए वो दहेज लेना नहीं चाहते। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया वो लेना क्या, दहेज देना भी नहीं चाहते। और तुझे क्या लगता है अरमान बस तेरे थे? मेरे भी तो सारे अरमानों पर पानी फेरा है पापा ने। फिर भी मुझे आस थी कि हो सकता है पापा अभी कुछ नहीं दे रहे, लेकिन बाद में तो सारी दौलत हम चारों भाई बहनों के नाम ही करेंगे। लेकिन साल दर साल बीतते रहे, हमारी शादियों को 15-15 साल हो गए, लेकिन मजाल है जो पापा प्रॉपर्टी का पी भी देने को तैयार हुए हो। ये थी त्रिलोकीनाथ जी की दोनों सुपुत्रियाँ। जो दर्द दोनों बेटियों के दिल में है, बिल्कुल वही दर्द बेटों के दिल में भी है। पता नहीं पापा अपने जीते जी सारी फसाद की जड़ खत्म क्यों नहीं करते। अरे पापा ने अगर प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से नहीं बांटी तो सारी दौलत 4 टुकड़ों में बट जाएगी, और यही मैं नहीं चाहता। इतने सालों से पापा की सेवा मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि सेवा का कुछ मेवा तो मिले, लेकिन पापा कुछ समझती नहीं, टस से मस होने को तैयार ही नहीं होते। आप खुलकर पापा जी से बात क्यों नहीं करते? अरे कब बात करूँ, क्या बात करूँ? वैसे तो उनको सब समझ में आता है, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी की बात करो उनकी याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है और अगले ही पल मुझे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो सब नाटक है तुम्हारे पिताजी का, बस बहाना कर रहे हैं बीमारी का। प्रॉपर्टी के चक्कर में हमें उलझा के रखना चाहते हैं ताकि हम उनकी सेवा सत्कार करते रहें।
देख रहे हो आजकल जेठ जी बड़ा पापा जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी कागज पर साइन करवा ले पापा से और हम हाथ मलते रह जाएं। इतने सालों से तो हम भी कोशिश करके थक गए ना। हमारे पेपर पर साइन नहीं किए तो भैया के कागज़ पर क्या साइन करेंगे पापा। देखो सीधी सी बात समझो, पापा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जब तक वो जीवित है प्रॉपर्टी उनकी है और उनके जाने के बाद हम चारों भाई बहनों की। क्यों अपना और मेरा दिमाग खराब करके खून जला दियो। अब यही हमारा भाग्य है, स्वीकार कर लो इसे। स्वीकार करे मेरी जूती, मुझे 1/4 नहीं पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। तुम एक काम करो, पापा की दवाइयाँ डॉक्टर हेल्थ की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लो और फिर हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा कि पापा की याददाश्त सही रहे। उनकी याददाश्त कुछ दिन के लिए सही रहे तो फिर हम उन्हें अपने झांसे में लेके प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे। देख रहे हो ना 80 साल की तरफ बढ़ रहे हैं तुम्हारे पिताजी। कितने दिन और चलने वाले हैं क्या पता। ठीक कह रही हो तुम। छोटा बेटा अब शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने लगा ताकि पिताजी को बढ़ती उम्र के साथ जो भूलने की बीमारी हो गई है उससे निजात मिल सके। छोटी की मेहनत का परिणाम दिखना शुरू हो गया था और जल्दी ही त्रिलोकीनाथ थोड़े स्वस्थ नजर आने लगे थे। एक दिन, राधा बेटा, कितने दिन हुए तुम मिलने नहीं आई, कब आ रही है? देख अब उम्र बहुत हो गई है, पता नहीं आज हूँ कल नहीं। फिर तेरे लिए एक खास सरप्राइज भी रखा है मैंने। जाने से पहले अपने हाथों से तुझे सौंपना चाहता हूँ। ऐसा क्या है बाबूजी, और अचानक आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? बेटा क्या है, ये तो तू जब आएगी तभी पता चलेगा तुझे। पिता की बात सुनकर राधा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सुनते हो, लगता है मेरा मंदिर में जल चढ़ाना सिद्ध हो गया। पापा ने मुझे अकेले में मिलने बुलाया है। कह रहे थे कुछ सरप्राइज है। लगता है पापा ने अपनी संपत्ति मेरे नाम पर कर दी है। तो फिर नेक काम में देरी कैसी, कल ही चलते हैं। अगले दिन राधा अपने पापा के घर पहुंच गई। पापा देखो मैं आ गई। लड़की दूर हट, दूर से बात कर। राम सिंह, ये चंदा मांगने वालों को घर में क्यों घुसने देते हो? बाहर गेट से ही 50 देकर भगा दिया करो। देखो तो चंदा मांगने का क्या जुगाड़ लगाया है इन्होंने। किसी को भी पापा बनाकर गले से लिपट जाओ। पापा मैं राधा, मैं आपको चंदा मांगने वाली नजर आती हूँ क्या? और नहीं तो क्या, इस बंगले की मालकिन नजर आती है तू। शक्ल भिखारियों जैसी है और बात ऐसी बना रही है जैसे ये कहीं की राजकुमारी है। अरे निकालो इसे धक्का देकर बाहर। माफ़ करिए दीदी, पापा जी की हालत है आजकल ऐसी हो गई है। कभी सब याद आ जाता है, कभी एकदम भूल जाते हैं। अब बुरा मत मानिए, जब पापा जी की सेहत में सुधार होगा मैं खुद आपको फ़ोन करूँगा। अभी आप चाहिए, ज़्यादा गुस्सा करना इनके लिए सही नहीं है ना, और आपको देखकर अब इनका गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। पापा की बात सुनकर राधा और उसका पति बेइज्जत होकर वापस अपने घर लौट आते हैं। तो क्या बेइज्जती करने के लिए पापा ने इतनी दूर से बुलवाया था मुझे? राम सिंह याद है उन्हें, अपने सगे बेटी दामाद याद नहीं है। और देखा आपने क्या क्या कहा उन्होंने मुझे। मैं भिखारी जैसी शक्ल की नजर आती हूँ क्या उनको? राधा घर आकर फूट फूट कर रो रही थी और राधा का पति बेचारा अपमान के कड़वे घूंट निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन बाद फिर से त्रिलोकीनाथ अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन करके बुलाते हैं, लेकिन पहले की तरह जब वो वहाँ पहुँचती है तो, पापा आप ठीक तो हो ना? अरे आ गई तुम, कब से इंतज़ार कर रहा था। राम सिंह जाओ तो वो स्टोर रूम में जो बैग रखवाए थे वो लेकर आओ तो। सुधांशु लगता है पापा सारी ज्वेलरी मुझे देने वाले हैं, तभी तो इतने सारे बैग मंगवा रहे हैं। तुम्हें पता भी है कम से कम 60 लाख का तो गोल्ड ही होगा। मीरा बेसब्री से राम सिंह के बैग लाने का इंतज़ार कर रही थी। तभी सामने से उसे राम सिंह आता हुआ नजर आता है। ये ले बेटा, ये सारे पुराने कपड़े हैं। मेरे दोनों बेटे बहू और नौकरों से भी मैंने जमा करा लिया है। तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। कुछ तुम पहनना, कुछ तुम्हारे पति बच्चे और बाकी के परिवार वाले पहनेंगे। फटे पुराने कपड़े का मैं क्या करूँगी? क्या बोल रहे हो आप? अरे पुराने नहीं तो क्या नए खरीद कर देंगे तुम्हें। यही है जो है, चाहिए तो ठीक है, नहीं तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। आजकल मांगने वालों के भी भाव बढ़ गए हैं। मांगने वाली? मैं मांगने वाली लगती हूँ आपको? हद हो गई है। आप ही रख लो आपके ये फटे चिथड़े, मुझे कुछ बात ही नहीं करनी आपसे। बड़ी दीदी आप नाराज़ मत होइए। आपको पता नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही ना छोटी दीदी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब थोड़ी याददाश्त वापस आती है ना तो पापा जी फ़ोन करके खुद से सबको बुलवाते हैं। फिर पता नहीं अचानक क्या हो जाता है।
ऐसी अजीब बातें करने लगते हैं। आप बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता लगवाता हूँ। क्या कहा? इस मांगने वाले के लिए चाय नाश्ता लगाएगा तू? मेरी मेहनत की कमाई के पैसे ऐसे उड़ा रहा है? मेरे विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा? मैं कहता हूँ अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकाल इसे। त्रिलोकीनाथ को गुस्से में आग बबूला होते देख राम सिंह हाथ जोड़कर मीरा को भी वहां से जाने के लिए कह देता है। करवाली बेइज्जती, बड़ा फुदक रही थी। पापा ने बुलाया है, जरूर थैला भर भर की ज्वेलरी देंगे। ले ले ज्वेलरी। तुम्हारे पापा ने झोला भर के चिथड़े इकट्ठे किए हुए थे। पापा की हुई हरकत से मीरा इतनी सन्न थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी हालत पर हंसे या रोए। दूसरी ओर सुधांशु बार बार मीरा का चेहरा देखकर ताली बजाकर जोर जोर से हंस रहा था। आज के दिन ये तीसरी बार है जब तुम्हारे पापा को कुछ देने का मन है, कुछ खास बात करनी है ऐसा कहकर बुलाया है और तुम बार बार उनकी बातों में आ जाती हो। पिछली बार बेइज्जती करा के मन नहीं भरा था, जो एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से शॉपिंग कर रही हो पापा के लिए। अरे सुधांशु, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है, कल ही मेरी राधा से बात हुई। राधा ने बताया कि पिछले 6 महीने से लगातार पापा दवाई ले रहे हैं और उनकी कंडीशन में काफ़ी सुधार है। अरे सबको पहचानने लगे हैं वो। फैमिली एल्बम लेकर बैठते हैं, घंटों देखते रहते हैं, सबके बारे में बातें करते हैं। अब पहले वाली बात नहीं रही, उनको सब कुछ याद आ गया है। और तुम तो जानती ही हो ना, आजकल मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। पापा ठीक हो गए हैं, विश्वास करो। और इस बार ना ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए पापा ने सिर्फ मुझे ही नहीं बुलाया, राधा और दोनों भाइयों को भी अपने पास बुलाया है। मुझे तो पूरा यकीन है इस बार पापा ने अपनी विल तैयार करवाई है और वो हम लोगों को हमारा हिस्सा देने वाले हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा पर ना मुझे कुछ खास भरोसा नहीं रहा। दूसरी ओर मीरा की बहन राधा भी पापा को इम्प्रेस करने के लिए शॉपिंग कर रही थी। आपको पता है, दीदी पश्मीना शॉल लेकर आई है पापा के लिए। मैं खूब समझती हूँ दीदी की चालाकी। अरे किसी तरह बस पापा को बोतल में उतारना चाह रही है ताकि पापा बंटवारा करते समय दीदी के लिए मन में सॉफ्ट कॉर्नर रखें और ज़्यादा दौलत उनके हाथ लग जाए। अरे तो तुम पीछे क्यों? दीदी ने 10,000 का पश्मीना खरीदा है। तुम ऐसा करो, बाबूजी के लिए ना माँ के नाम का सोने का पेंडेंट खरीद लो, खुश हो जाएंगे तुम्हारे पापा। ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मेरी स्वर्गवासी माँ के नाम का पेंडेंट देकर पापा के मन में मेरी एक अलग ही इमेज सेट हो जाएगी। उन्हें यही लगेगा कि माँ को और उनको मुझसे ज़्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। और फिर जो बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करता है उसको माल भी तो ज़्यादा ही मिलता है। रवि, बहुत मेहनत की है तुमने। मानते हैं कि जितना पापा की दवा दारू पर तुमने तन मन धन से खर्चा किया है उतना कोई और कर ही नहीं सकता था। लेकिन तुम चिंता मत करना, पिताजी कोई तुम्हारे अकेले की जिम्मेदारी तो है नहीं। किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर देना। अरे अभी बड़ा भाई जिंदा है तुम्हारा। जी भैया, ठीक है। फ़ोन रखने के बाद, किसका फ़ोन था? तुम्हारे बड़े भाई साहब का था ना? हाँ, बड़े भैया का फ़ोन था। कह रहे थे किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो बता दो उन्हें। जब पापा जी की तबीयत खराब थी तब तो सबने उनको लावारिस की तरह छोड़ रखा था, क्योंकि तब किसी को उम्मीद नहीं थी ना कि पापा जी ठीक भी हो सकते हैं। अब जब हमने एड़ियाँ घिस घिस कर उनका इलाज कराने के बाद उनको ठीक कर दिया है तो अब सब चले आ रहे हैं ये जताने के लिए कि पापा हमारे अकेले के नहीं हैं, उनके भी हैं। कुछ सुना आपने? पापा जी ने फ़ोन करके सबको बुलवाया है संडे को। डॉक्टर के धक्के खाने में मेहनत करी हमने। पूरे शहर का ऐसा कौन सा डॉक्टर होगा जिसके यहाँ पापा जी को लेकर ना दौड़े हो हम लोग। जूते घिसे हम और मेवा खाए सब लोग। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तब तो तुम्हारे पापा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। किसने उनके लिए क्या किया उनको याद नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है। पापा जी पिछले 6 महीने से दवाइयाँ खा रहे हैं, सब समझ रहे हैं वो। आप जाकर उन्हें एहसास कराओ कि दुख के समय किसने उनकी सेवा की और किसने अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया। सेवा के समय तो कोई सामने नहीं आया और अब जब मेवा खाने की बारी आई है तो सब दौड़े चले आ रहे हैं। मेरा नाम भी ना साक्षी है। इतनी आसानी से अपनी मेहनत का मेवा किसी और को खाने नहीं दूंगी मैं। हाँ नहीं तो। अरे बाबूजी की दौलत है, वो चाहे जिस पर लुटा दे, हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। तुम भी पता नहीं कैसी बात करती हो। आप ना कुछ समझ ही नहीं रहे हो। पॉलिटिक्स चल रही है आपके घर में, हर आदमी राजनीति खेल रहा है। आपके भाई बहन भी किसी तरह से जुगाड़ में लगे हैं कि एक बार पापा की नज़रों में उनकी इमेज चमक जाए और इस पूरी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी वो बन जाए। और एक आप हो, सब कुछ करने के बाद भी आगे बढ़कर अपना हक नहीं जता पा रहे हो। आप बने रहिए सीधे साधे, लेकिन मैं अपना हक छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अगले दिन छोटी बहू ससुर के पास जाती है।
पापा जी, आपको तो शायद याद भी नहीं होगा, उस समय ना आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको सब कुछ जानना चाहिए कि आपके बुरे वक्त में कौन आपके साथ रहा। अपना काम धंधा बिजनेस सब कुछ छोड़कर मैं और रवि दिन रात आपकी सेवा कर रहे थे। आपकी दवाई खाना पीना हर चीज़ का ख्याल रखा हमने। अब जब आपने रविवार को सबको अपने पास बुलाया ही है, उम्मीद है आप इस बात का ख्याल रखेंगी और अपने छोटे बेटे और बहू को उनकी सेवा के बदले निराश नहीं करेंगी। अरे बेटा, सब दिख रहा है मुझे, तुम चिंता मत करो। खुली आंखों से देखकर कोई मक्खी थोड़ी ना निकलता है। चारों भाई बहन अपनी तरफ से पिताजी को खुश करने में लगे थे कि ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पिताजी उन्हें ही दे दे। इसके लिए जिससे जो बन पड़ रहा था वो कर रहे थे। रविवार की सुबह 9 बजे सभी लोग त्रिलोकीनाथ जी के बंगले पर इकट्ठे हो गए। कितनी ठंड पड़ रही है पापा, कैसे आप इस स्वेटर में काम चला रहे हैं? अब स्वेटर चाहे जितना भी गर्म हो, पश्मीना शॉल का मुकाबला तो नहीं कर सकता। अब देखिए तो सही, अपने पापा के लिए स्पेशल पश्मीना शॉल लेकर आई हूँ मैं। ठंड नज़दीक भी नहीं आएगी आपके। बड़ी बहन को पापा को शॉल ओढ़ाते देख छोटी बहन भी तुरंत कूदकर वहाँ आ जाती है। पापा, ये मैंने ना आपके लिए बनवाया है, माँ के नाम का लॉकेट। इसे आप पहन कर रखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि माँ अभी भी आपके साथ है। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा सेवा और दवा दारू की ज़रूरत होती है। दीदी बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब बाबूजी की सेवा करने का समय था तब तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आया था मुझे। अरे हम ना होते ना तो अभी भी बाबूजी वैसी ही गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे होते। चारों भाई बहन अपना अपना दावा पेश कर रहे थे और उधर त्रिलोकीनाथ जी एक पुरानी फैमिली एल्बम के पन्ने पलट रहे थे। अरे बस भी करो, कितना शोर मचा के रखा है तुम सबने। पता है मुझे क्या, आजकल की पीढ़ी की तो मति ही भ्रष्ट हो गई है। संस्कारों की कमी है तुम सब में। बस इसीलिए तुम सबको आज मैंने यहाँ बुलाया था। सोमवार से रामानंद सागर की रामायण आ रही है टेलीविज़न पर। अब अगले 2-3 महीने तुम लोग यहीं रुको, सब साथ में बैठकर रामायण देखेंगे। और ये जो छोटे बड़े का लिहाज भूलकर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो ना तुम लोग, सब भूल जाओगे। देखा था ना कैसा प्रेम था राम और लक्ष्मण के बीच में। क्या कहा? रामायण देखने के लिए सबको बुलाया है आपने? और वो प्रॉपर्टी देने की बात कर रहे थे आप, उसका क्या? कौन सी प्रॉपर्टी? मैं तो संस्कार देने की बात कर रहा था, और घर के नौकरों को मैं अपनी प्रॉपर्टी क्यों देने लगा भला? हम नौकर नज़र आ रहे हैं बाबूजी आपको? अरे भाभी बस करिए आप लोग, जाइए अभी। बाबूजी को फिर से दौरा पड़ गया है, अभी हाथापाई पर उतर आएंगे यहाँ। त्रिलोकीनाथ की बात सुनकर चारों भाई बहन अपना सर पीटते हुए वहाँ से चले जाते हैं और त्रिलोकीनाथ पश्मीनी शॉल ओढ़कर टीवी पर रामायण लगाकर उसका आनंद लेने लगते हैं।